हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर इसमें से पूछे जाते हैं। हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो साधारण सवाल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम गहनता से नहीं जाएंगे, जैसे कि चतुष्फलक सिद्धांत है तो इसके जो मुख्य पॉइंट हैं उनको ही लिया गया है। हालांकि इसके अंदर पूरा का पूरा साधारण रूप से जो सिलेबस में है वो शामिल हैं, लेकिन जो यदि डीपली पढ़ना चाहे जैसे कि नेट के लिए, तो नेट के लिए चतुष्फलक सिद्धांत के लिए 3 पॉइंट काफ़ी नहीं है। ये सामान्य एग्जाम के लिए हैं और सारे के सारे पॉइंट हैं, उनके प्रमुख प्रमुख पॉइंट जो भी हैं उनका डिस्कस किया गया है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे चतुष्फलक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया है लोथियन ग्रीन नामक एक वैज्ञानिक था, भूगोलवेत्ता था उन्होंने। तो लोथियन ग्रीन ने चतुष्फलक सिद्धांत की परिकल्पना दी है। यह सिद्धांत कहता है कि संकुचन एवं ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है? संकुचन एवं ज्यामितीय सिद्धांत पर। इसने महाद्वीप व महासागरों के स्थायित्व में विश्वास किया। महाद्वीप और महासागर हैं ये स्थायी हैं, जबकि वेगनर क्या कहते हैं कि ये स्थायी नहीं हैं, ये प्रवाहशील हैं। लेकिन जो लोथियन ग्रीन हैं वो कहते हैं कि महाद्वीप और महासागर हैं वो स्थायित्व हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिभौम जल की। तो अधिभौम जल क्या है? अधिभौम जल जो कुएं में से पानी बाहर निकलता है वही अधिभौम जल है। कुएं का जो जल होता है, भूमि के अंदर जो भी जल होता है वो भौम जल कहते हैं। तो इसके अंदर ये मुख्य जो दो शब्द आए हुए हैं इनके बारे में याद रखना है कि अंतरकाश और रुद्राकांश, ये चट्टानों के छोटे छोटे महीन कण होते हैं। इन्हीं कणों के बीच में भौमजल स्थित होता है। तो आपको मोटा मोटा तौर पर ये ध्यान पड़ गया होगा कि सतही भूमि के नीचे चट्टानों के कणों के बीच होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पर्वत के काल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है पर्वतों के काल। तो पर्वतों के काल कौन कौन से? प्री कैम्बियन पर्वत। प्री कैम्बियन पर्वत, यह प्री कैम्बियन काल के अंदर इसका उद्भव हुआ था। प्री कैम्बियन पर्वत का उद्भव कब हुआ था? प्री कैम्बियन पर्वत का उद्भव प्री कैम्बियन काल में। कैलिडोनियन पर्वत का उद्भव हुआ था पश्च सिलुरियन एवं आरंभिक डिवोनियन काल में। हर्सिनियन पर्वत पश्च कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन कल्प। अल्पाइन पर्वत टर्सरी कल्प के अंदर इसका उद्भव हुआ था। अल्पाइन पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि अल्पाइन पर्वत का उद्भव टर्सरी युग में हुआ था। जैसा आता है ना, अरावली कौन से काल में हुई थी? तो प्री कैम्बियन काल में, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट है अशांत्य अशांतत्य परत। देखिए अशांतत्य परत क्या है? तो आपने, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा होगा, ये पृथ्वी का है, मतलब इसके नीचे भी हैं इसके ऊपर भी। ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है पृथ्वी का। तो इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3, 1, 2 और 3। ऊपर वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं। ऊपर वाले भाग भी 2 है। कितने हैं? 2। इसके बीच वाला भाग जिसको मेंटल कहा जाता है ये भी 2 है। और सबसे लास्ट में आता है कोर, अंतिम, ये भी 2 है। तो अंतिम कोर मतलब निचला कोर और बाह्य कोर, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। मेंटल है जो बीच वाला है, बीच वाला पोर्शन है मेंटल है। जो ये वाला भाग है मेंटल है, ये वाला भाग। तो ऊपर वाला मेंटल और नीचे वाला मेंटल।
यह है क्रस्ट भूपर्पटी। तो ऊपर वाला भूपर्पटी और नीचे वाली भूपर्पटी। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। इनके बीच में कुछ इस प्रकार से परतें पाई जाती हैं जो एक ठोस परत के रूप में नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो आपने ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा देखा होगा, लावा, तो वो लावा पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है और मैग्मा की तरह ही ये परत के अंदर पाए जाते हैं। कोन्नाड, मोहरोबिस अशांतंत्य, रेपेटी असंबंधता, बाइचट, गुटेनबर्ग, विचार्ड, लेहमान अशांतत्य। तो इस परतों की स्थिति कहाँ है उसके बारे में हमें जानना है। देखिए, लेहमान सबसे अंतिम है। लेहमान लेहमान अशांतत्य कहाँ पाई जाती है? तो लेहमान अशांतत्य अशांतत्य बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड। बाहरी क्रोड कौन सी? ये वाली, और भीतरी ये है, इनके मध्य पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? ये यहाँ पर पाई जाती हैं लेहमान अशांतत्य। फिर है वाइचट, गुटेनबर्ग या विचार्ड। इनको दोनों नाम से जानते हैं, विचार्ड के नाम से, गुटेनबर्ग, वाइचट, गुटेनबर्ग। तो निचला मेंटिल और बायकोड। निचला मेंटिल कौन सा? ये वाला निचला मेंटिल है, और बायकोड कौन सा? ये वाला बायकोड है। इन दोनों के मध्य में कौन सी पाई जाती है? ये वाली पाई जाती है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली पाई जाती हैं। इसमें लेहमान पाई जाती हैं निचला कोर और ऊपरली कोर के बीच में, और जो गुटेनबर्ग हैं वो पाई जाती है निचला मेंटिल और ऊपरला कोर के, ऊपरी कोर के मध्य। फिर रेपेटी। रेपेटी है ऊपरी मेंटिल व निचली मेंटिल के बीच में। ऊपरी मेंटिल कौन सी है? ये वाली है, और निचली मेंटिल ये है। इनके मध्य कौन सी पाई जाती हैं? रेपेटी पाई जाती हैं। रेपेटी पाई जाती हैं। वापस एक बार देख लेते हैं। देखिए, लेहमान कहाँ पाई जाती है? लेहमान आंतरिक एवं बाह्य कोड के मध्य। बाइचट, गुटेनबर्ग कहाँ पाई जाती हैं? तो बाहरी कोर और निचली कोर के मध्य। रेपेटी कहाँ पाई जाती हैं? तो रेपेटी पाई जाती हैं ऊपरी कोर और निचली कोर, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के मध्य। फिर है मोहरोविस अशांतियाँ। तो निचली परपटी ऊपरी मेंटिल के में, ये यहाँ पर ये निचली भूपर्पटी है और ऊपरी मेंटिल है। तो इन दोनों के मध्य में मोहरोविस पाई जाती हैं। फिर है कोन्नाड। कोन्नाड कहाँ पाई जाती हैं? तो सियाल और सिमे का विभाजन करती हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच और महाद्वीप और महासागरों के बीच पाई जाती हैं। देखिए, जो भूपर्पटी को हमने दो भागों में विभाजित किया है, तो इनके मध्य ही पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? ये वाली, ये पाई जाती हैं कोन्नाड। ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के मध्य पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, देखिए, अब हम कोन्नाड की बात करते हैं। तो कोन्नाड पर्पटी के अंदर सियाल और सीमा का विभाजन करता है। सियाल और सीमा का विभाजन करता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, और महाद्वीप और महासागरों के बीच। जो महाद्वीप, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे कि ये महाद्वीप का तल है, ठीक है ना, पृथ्वी का तल है। फिर महासागर, ये महासागर का तल है, ठीक है। ये तो है महासागर, ये वाला भाग है महासागर, ठीक है। और ये वाला है पृथ्वी का तल। तो पृथ्वी के तल, एक तो ये वाला पृथ्वी का तल और महासागर का तल, ये महासागर का तल है। इन दोनों के मध्य जो ये वाला भाग है, वो वाला भाग कोन्नाड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के अंतरतम भाग लोहा व निकिल कहलाता है। जो अंतरतम भाग होता है क्रोड, ये पृथ्वी थी। इसका जो अंतिम भाग है, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। और ये किसका बना हुआ होता है? लोहा और निकिल का बना होता है। किसका? लोहा और निकिल का।
जिसके कारण अधिक घनत्व होता है। लोहा निकिल का घनत्व बहुत अधिक होता है, तो इस क्रोड का भी घनत्व कितना है? 11 है। कितना है? 11। लोहे की उपस्थिति मतलब चुंबकीय शक्ति। लोहे की उपस्थिति का मतलब क्या है? चुंबकीय शक्ति। जहाँ लोहा होगा वहाँ पर चुंबकीय शक्ति होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है। भूप्रपटी की अंदर जो सिलिकॉन की मात्रा है वो 27.72% है। भूप्रपटी सबसे ऊपर वाली थी। भूप्रपटी में जो सिलिकॉन की मात्रा है वो 27.72% है। इसके अंदर भूक्रस्ट के अंदर 27.72% क्या है? सिलिकॉन है। संपूर्ण पृथ्वी को तत्वों का प्रतिशत, इस पूरी संपूर्ण पृथ्वी को ही, इसमें बहुत सारे तत्व हैं, तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? इम्पोर्टेंट तत्वों के बारे में हम जानते हैं। लोहा, लोहा है जिसकी मात्रा है 35%। ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा है 30%। सिलिकॉन है जिसकी मात्रा है 15%। मैग्नीशियम है जिसकी मात्रा है 13%। निकिल है 2.4% और सल्फर है 1.9%। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम कितने प्रतिशत है पूरी पृथ्वी के अंदर, तो 13%। सिलिकॉन कितनी है? तो 15%। ये का इसी प्रकार से इस भूपृष्ठ के अंदर भी भूप्रपटी हैं, इसका भी अलग है। जैसे कि ये सिलिकॉन की मात्रा दे रखी 27.72, ये इससे भूपृष्ठ की है, ये भूप्रपटी की है। तो इसी प्रकार से आगे आएगा, हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट है देखिए, परत का नाम, आयतन व द्रव्यमान। 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटिल और क्रोड। तो इसका जो आयतन है क्रस्ट का है 0.5%, मेंटिल का है 83.5% और क्रोड का है 16%। ये तो है आयतन। क्या है? आयतन। और द्रव्यमान कितना है? क्रस्ट का 0.2, मेंटिल का है 67.8 और क्रोड का है 32%। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, तो उन सिद्धांतों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, चतुष्फल के सिद्धांत हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, ग्रीन ने दिया था, लेथियन ग्रीन ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने। वेगनर क्या कहता है कि महाद्वीपीय ये स्थायित्व नहीं है, ये विस्थापन होता है इसका। सामान्य धारा का होम्स है। पर्वतीय निर्माणकारी सिद्धांत कोबर ने दिया था। जो पर्वत का निर्माण होता है उसका सिद्धांत कोबर ने दिया था। पृथ्वी की ऊपरी परत मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों से बनी है। सियाल, जिसको क्या बोलते हैं? सियाल सीमा और निफे का विभाजन किया था स्वेस महोदय ने। तो उन्होंने बताया था कि जो सिलिका और एल्यूमिनियम है वो सियाल के अंदर मिश्रण है। सी से बना सिलिका और याल से बना एल्यूमिनियम। तो सियाल के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत मुख्य परत के अंदर पाई जाती हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर तापमान की प्रति 32 मीटर की गहराई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर क्या है? तापमान अधिक है, बहुत ही गर्म, ज्वालामुखी का गरम गरम लावा आता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, ये पृथ्वी है, यहाँ से जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो प्रति 32 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, 32 मीटर की दूरी पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? देखिए, पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय भूकंपीय तरंग समान गति से भ्रमण नहीं करती हैं। कारण क्या है? असंबद्धता परत, वो अभी पढ़े थे ना, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, तो ये परतें पाई जाती हैं। इसके कारण से क्या होता है? जैसे कि भूकंप की जो तरंग होती हैं वो विचलित हो जाती हैं, ऐसे ऐसे विचलित हो जाती हैं। कहीं पर तीव्रता ज़्यादा होती हैं तो कहीं पर मंद हो जाती हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पृथ्वी अंदर से एक समान नहीं है, कहीं पर पिघली हुई है तो कहीं पर ठोस है।
चट्टानों के घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है। इससे क्या मतलब है, चट्टाने का घनत्व भी चेंज होगा। जो ठोस होगा उसका घनत्व वैसा अलग होगा और द्रव्यमान होगा तो वहाँ पर घनत्व अलग होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे पथ से विचलित, भूकंपीय तरंगे पथ से विचलित हो जाती, कहाँ पर, वो पड़ते पाई जाती हैं गुटेनबर्ग, रेपेटी, लेहमान, वहाँ पर वक्राकार स्थिति का अनुसरण करती। फिर भूकंपीय तरंगे फिर वक्राकार इस प्रकार से जाती हैं। मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पलवन करती हैं उसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। मेंटल कौन सा था, सबसे बीच वाला, तो मेंटल ये वाला था, ये वाला मेंटल। तो मेंटल के ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग ये वाला भाग है जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पलवन करती है, यानी तैरती है। पृथ्वी की जो भूक्रस्ट है वो तैरती है, ये सारी तैरती हैं। किसके ऊपर तैरती हैं, मेंटल के ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फेयर कहते हैं। मेंटल का जो ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी तैरती है, तो यहाँ पर जो परत पाई जाती हैं मोह, वो क्या कहलाती हैं, स्टेनोस्फेयर कहती है। ये दुर्बलता मंडल कहलाता है। द्रवित व गलित अवस्था में क्या है, द्रवित हैं और गलित है। यहाँ पर भूकंप की जो तीव्रता है वो कम ज़्यादा हो जाती है। ज्वालामुखी उद्गार यहीं से होता है, यहीं पर पिघला हुआ मैग्मा है वो बाहर आता है लावा के रूप में, तो वो भी यहीं से होता है। नेक्स्ट है देखिए, कुछ कल्प दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है एग्जाम में। वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार नवजीवी महाकल्प का, अभी जो आपको पर्वत पठार मैदान जो भी दिख रहे हैं वो नवजीवी महाकल्प के द्वारा निर्मित हुआ, उस समय निर्मित हुए थे। तो नवजीवी महाकल्प को दो भागों में बांटा गया। पहला है तृतीय कल्प और दूसरा है चतुर्थक कल्प। तो तृतीय कल्प के अंदर देखिए कौन कौन से आते हैं। तृतीय कल्प के अंदर आते हैं पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। क्या क्या आता है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और चतुर्थ कल्प के अंदर कौन कौन सा आता है, प्लेस्टोसीन युग और होलोसीन युग। और वापस प्लेस्टोसीन युग को भी दो भागों में बांटा गया, मतलब चार भागों में बांटा गया। गूंज, मिडल, रिस और वुर्म। कई बार प्रश्न आ गया, बहुत मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। तो गूंज, मिडल और रिस, वुर्म, इसको उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं, तो इस युग को उत्तरी अमेरिका में नेब्रास्कन, गुंज को बोलते हैं नेब्रास्कन, मिडल को बोलते हैं कंसास, रिस को बोलते हैं इलिनोयस, वुर्म को बोलते हैं विस्कॉन्सिन। तो चतुर्थ कल्प को दो भागों में बांटा गया, प्लेस्टोसीन युग और होलोसीन युग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है तृतीय कल्प की प्रमुख घटनाएं अल्पाइन भू हलचल थी जिसके कारण पृथ्वी पर अनेक वलित पर्वतों का उत्पत्ति हुई। जो तृतीय कल्प था उसकी घटनाएं अल्पाइन जैसी भू हलचल थी जिसके कारण पृथ्वी पर अनेक क्या हुए, पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि, अल्पस आदि। तो ये तृतीय कल्प के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय भागों में प्रमुख रूप से ऊपरी सतह पर ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती हैं। ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती हैं। महाद्वीपीय भागों में प्रमुख रूप से ऊपरी सतह पर ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती हैं जिसके कारण ग्रेनाइट परत में से निकलने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ से महाद्वीपीय भागों में लगातार ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ग्रेनाइट से क्या निकलती है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, तो जिससे क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी को। नेक्स्ट है महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद क्या कहलाते हैं, भूजात कहलाते हैं, भूजात कहलाते हैं। जो महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद हैं, जो अभी मिट्टी वगैरह दिख रही है वो क्या है, भूजात हैं। अद्य भूपृष्ठ की चट्टानों का घनत्व 3 है। यहाँ भूकंपीय तरंगों की मात्रा गति बढ़ जाती हैं, भूकंपीय तरंगों की गति हैं जो बढ़ जाती हैं। कहाँ पर बढ़ जाती हैं, अद्य भूपृष्ठ की चट्टानों का घनत्व,
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बढ़ जाती है, भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु निर्धारण। देखिए पृथ्वी की आयु निर्धारण कैसे होती है। पृथ्वी की आयु निर्धारण सागरीय लवणता से होती है। जितनी ज़्यादा कम लवणता होती है उसके अनुसार पता चलता है कि पृथ्वी की आयु कितनी होनी चाहिए। तलहट में जमा, सागरों के तलहट में जो जमाव है, कचरा वगैरह है, उससे भी पता चलता है कि पृथ्वी की आयु क्या होनी चाहिए। अपर्दन के कारण कोई पर्वत कट रहा है तो पता चल जाएगा कि ये पर्वत कितना पुराना है, क्योंकि एक साल के अंदर औसतन इतना कट रहा है तो इतने सालों में इतना कट गया पर्वत, तो ये पता चल जाता है। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति भी है, रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर भी पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हैं ज्वारीय परिकल्पना। क्या है ज्वारीय परिकल्पना? इसको संघटन परिकल्पना भी कहते हैं। प्रतिपादक कौन थे? जेफरीज व जेम्स जीन। पृथ्वी का अंतरतम भाग गैसीय अवस्था के अंदर, किसके अवस्था के अंदर है? गैसीय अवस्था में। किसके अनुसार? जेफरीज जेम्स जीन्स के अनुसार इन्होंने दी थी ज्वारीय परिकल्पना। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो रूप से पता चलता है। अप्रत्यक्ष रूप से दाब, घनत्व और तापमान के आधार पर। प्रत्यक्ष रूप से हम ज्वालामुखी को देखते हैं कि अंदर से पृथ्वी कैसे है। ज्वालामुखी लावा के रूप में बाहर आता है, मैग्मा, तब पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से किस रूप में है। भूकंप के द्वारा भी पता चल जाता है। भूकंप की जो तरंगे कई तीव्र कई धीरे। उल्कापिंड जो नीचे गिरते हैं पृथ्वी के ऊपर, उल्कापिंड को हम तोड़ के देख सकते हैं कि उल्कापिंड में क्या क्या है। वो का वो संरचना पृथ्वी की भी होती है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.52 सेमी क्यूब है। ठीक है ना। तो 5.52 है औसत घनत्व है पृथ्वी का। एक मिनट। तो नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को देखिए प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। कारण है इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। मैंटिल में स्थित ऊपरी मैंटिलीय क्षेत्र से ज्वालामुखी निर्माण की क्रिया में सहायक है, क्योंकि वहाँ पर क्या पाया जाता है? मैग्मा जैसा पदार्थ पाया जाता है। जो परत मैंने बताई थी मोह, वो मोह वाली परत में क्या है? मैग्मा जैसा पदार्थ है, और वहीं पर क्या होता है? ज्वालामुखी निर्माण होता है। इसलिए ऊपरी मेंटल को आग्नेय चट्टानों की नदी कहते हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा बाहर आता है वो लावा किसका बना हुआ होता है? आग्नेय चट्टान का। और आग्नेय चट्टान जब बनती हैं तो वो प्राथमिक चट्टान होती है। फिर आग्नेय चट्टान टूटती हैं और टूटकर कहीं जमाव हो जाता है, तो फिर वो परत दर परत क्या होती है? अवसादी चट्टान होती है। अवसादी चट्टान का ही रूप यदि परिवर्तन होता है या फिर आग्नेय चट्टान का रूप परिवर्तन होता है तो वह कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। इस प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता है, लेकिन सबसे पहली चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है बेरी स्फीयर। देखिए बेरी स्फीयर किसे कहते हैं? बेरी स्फीयर की गहराई पृथ्वी के केंद्र तक है, जो लोहे व निकल से बना हुआ है। जो क्रोड है वही बेरी स्फीयर है। एस्थेनो स्फीयर में भूकंपीय तवरों की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, गति कम हो जाती है। ठीक है। निम्न गति मंडल भी कहते हैं एस्थेनो स्फीयर को। 100 से 400 किमी की गहराई होती है। लचीला व द्रवित भाग, जैसा कि मैग्मा होता है, लावा होता है, वैसा का वैसा संरचना इसकी होती है। नेक्स्ट है पायरोस्फीयर को मिश्रित मंडल भी कहते हैं, जो बेसाल्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से। पायरोस्फीयर को मिश्रित मंडल भी कहते हैं। सियाल, सीमे व निफे, इसका वर्गीकरण किसने किया? एडवर्ड स्वेस ने। ये कहाँ के थे? वियना, ऑस्ट्रिया के थे। भूगर्भ वेता थे। आल्प्स पर्वत का अध्ययन किया था और इन्होंने अपना वर्गीकरण रासायनिक असंरचना पर आधारित दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्व। कुछ तत्व हैं और उनके घनत्व क्या है। देखिए समुद्र जल का घनत्व है 1
1.03। महासागरीय पटल का घनत्व है 2.9। महाद्वीपीय पटल का घनत्व है 2.4। महाद्वीपीय सीमांत का घनत्व है 2.8। ये देखिए महासागरीय पटल और महाद्वीपीय सीमांत, इनका क्योंकि जो महाद्वीपीय सीमांत हैं वो ये महासागर है, ठीक है, और ये महाद्वीपीय की जो भूमि है, तो यहाँ का घनत्व लगभग सेम ही आएगा, 2.8 और 2.9। इसका तो है 2.9 और ये इसका है 2.8। और जो महाद्वीपीय पटल है उसका है 2.4 और जो समुद्र जल है उसका है 1.03। मेंटिल पेरिडोटाइट सेलों से निर्मित है। मेंटिल किस सेलों से निर्मित है? पेरिडोटाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डायनासोर का जो उद्भव, अंत, विकास हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। मेसोजोइक जिसको मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक के अंदर डायनासोर उत्पन्न हुआ, जुरेसिक में इसका विकास हुआ और क्रिटेशियस में इसका विनाश हुआ। विनाश किस वजह से हुआ था? ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। तो ज्वालामुखी उद्गार होंगे तो पर्वतों का निर्माण भी होगा, तो क्रिटेशियस इसमें बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए भूप्रपटी के तत्व। अभी थोड़ी देर पहले वो बात की थी पृथ्वी के संपूर्ण तत्व का कौन सा कितना है, तो अब हम भूप्रपटी के बारे में बात करते हैं। तो भूप्रपटी के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, कैल्शियम 3.6%, लोहा 5% पाया जाता है इस भूक्रस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का आकार पूर्णतया गोलाकार है। पृथ्वी का आकार पूर्णतया क्या है? गोलाकार न होकर, हाँ सॉरी, गोलाकार नहीं, चपटाकार है। और चपटाकार कैसे हैं ये हमें कैसे पता चलता है? एक तो ध्रुव पर थोड़ी सी दबी हुई है। अगर ये भी कारण अगर तथ्य पर न जाए तो दूसरा कारण है कि पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है तो ये चंद्रमा है, इसके चारों ओर चक्कर काटता है, तो ये चंद्रमा चारों ओर चक्कर गोल न काट करके वलयाकार काटता है। तो वलयाकार होता है ऊपर से थोड़ा लंबा। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या हो गई? चपटी हो गई, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पर क्या ध्रुव है, क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुव से क्या हो गई? चपटी हो गई। फिर है दुर्बलता मंडल। पृथ्वी का परिवारक भी कहते हैं ऊपरी भाग, ठीक है ना। व्युत्क्रमण शोभ मंडल कहते हैं अधोभाग। स्थल मंडल, ठोस पृथ्वी होती है उसको स्थल मंडल कहा जाता है। परिवारक, पृथ्वी का परिवारक निचला भाग, पृथ्वी के नीचे का जो भाग है उसको परिवारक बोलते हैं, ऊपर का जो भाग है उसको पृथ्वी का परिवारक बोलते हैं। देखो परिवारक 2 तरह के होते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग, ठीक है ना। तो दुर्बलता मंडल तो ऊपरी भाग है और जो परिवारक है वो निचला भाग है। वापस बता देता हूँ, परिवारक 2 हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। दुर्बलता मंडल तो ऊपरी भाग है और परिवारक खुद मेन जो परिवारक है वो निचला भाग है। बाकी स्थल मंडल ठोस पृथ्वी है और व्युत्क्रमण शोभ मंडल, जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सब मिल जाते हैं, वहाँ पर व्युत्क्रमण है। पृथ्वी की आयु 4.5 वर्ष है। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। बिग बैंग की घटना, महाविस्फोटक 13.7 अरब वर्ष, तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष और ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। बिग बैंग की घटना 13.7 वर्ष अरब, ये तीनों समान है। कौन सी? पृथ्वी की आयु, तारों का निर्माण और ग्रह का निर्माण, ये तीनों आसपास है, 4.5, 4.6, 5.5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन बिग बैंग की घटना सबसे पहले घटित हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
देखिए, भूगर्भिक युग का क्रम क्या है। भूगर्भिक युग का मायोसीन पहला है, फिर प्लायोसीन है, फिर प्लीस्टोसीन है, फिर होलोसीन है। मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। और तृतीय कल्प क्रम का क्या है। आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन, अति नूतन। नेक्स्ट है अत्यंत नूतन काल में समुद्र जल तल आदि आज से 130 मीटर कम था। अत्यंत नूतन काल यानी अति नूतन काल। इस काल के अंदर क्या था, आज जो समुद्र का तल है उससे 130 मीटर नीचे था पानी। आज इतना बढ़ गया, इतना बर्फ पिघल गया है। 25 लाख वर्ष पूर्व की यह घटना है। 11,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया है। अत्यंत नूतन काल का जो उद्भव हुआ था 25 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और 11,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए, मोह आसंतत्य परपटी निचला क्रस्ट और पारवार यानी ऊपरी मेंटिल के बीच पाई जाती है और ये 30 से 35 किलोमीटर की गहराई में मिलती हैं। 30 से 35 किलोमीटर की गहराई का मतलब है भूतल जो अभी अब आप पृथ्वी पर रह रहे हो, और समुद्र का जो तल है, तो यहाँ पर जो समुद्र का तल है यहाँ पर ही ये 30 से 35 किलोमीटर के मध्य दायरे में मिलती हैं। क्रम देखिए, कोनार्ड, मोह, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमान। एक बार वापस समझ लेते हैं उस डायग्राम को। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य कौन सी है, तो है कोनार्ड। ठीक है, कोनार्ड ये वाली। फिर है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के मध्य कौन सी है, तो मोह। फिर है निचली मेंटिल और ऊपरी क्रोड के मध्य कौन सी है, सॉरी, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के मध्य कौन सी है, रेपेटी। फिर निचली मेंटिल और ऊपरी क्रोड के मध्य कौन सी, गुटेनबर्ग। फिर दोनों क्रोड के मध्य कौन सी है, तो रहमान। तो नेक्स्ट है हम बात करते हैं नेक्स्ट है पृथ्वी का अंतरतम भाग का घनत्व सर्वाधिक होने के कारण चुंबकीय पदार्थों की अधिकता। अभी अपन ने पढ़ा था क्रोड, जो पृथ्वी का अंतिम भाग है क्रोड, ये वाला भाग अंतिम भाग है क्रोड। यहाँ पर क्या है, लोहा और निकेल है। तो इसका घनत्व कितना बताया था, 11। इसका घनत्व 11 है। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर लोहे की मात्राएं अधिक हैं, तो इसका मतलब ये चुंबकीय पदार्थ होगा। यहाँ पर सीमा परत में क्षारीय पदार्थ की अधिकता होती है। सियाल, सीमा और निपय होता है। सियाल सबसे ऊपर होती है, फिर सीमा। तो यहाँ पर क्या है, क्षारीय पदार्थ की अधिकता होगी। इसीलिए ज्वालामुखी लावा उद्गार के समय क्षारीय पदार्थ लावा के रूप में बाहर आता है। बाह्य कोण पृथ्वी के अंदर 2900 से 5150 किमी तक है। जो बाह्य करोड़ है, ये बाह्य करोड़ है, कौन सा है, ये वाला भाग, ये पूरा करोड़ है और ऊपर वाला भाग बाह्य करोड़ है। तो ये कितना दूर है, 2900 से 5150 किमी। यहाँ पर 2900 है तो यहाँ पर 5150 किमी तक है। जो तरल अवस्था में, बिल्कुल तरल अवस्था में, एस तरंग गति नहीं करती। यहाँ पर एस तरंग गति नहीं कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, तरल भाग है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक रूपतावाद। एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था। देखिए, एक रूपतावाद का सिद्धांत है जो 1785 में, कब दिया था, 1785 के अंदर। किसने दिया था, जेम्स हटन ने। ये स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे और इसकी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ अर्थ। भूगर्भिक प्रक्रम या नियम वर्तमान में कार्यरत हैं। वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। इनका कहना मतलब था, जेम्स हटन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रूपतावाद। इनका कहने का मतलब था जो अभी नियम जो चल रहे हैं पृथ्वी का, पर्वत का निर्माण का, ये पुराने टाइम में भी यही चल रहा था, उसका इतिहास में भी यही था, लेकिन उसकी तीव्रता में अंतर था। शायद हो सकता है पुराने टाइम में उसकी तीव्रता बहुत तेज़ थी, अब कम है, या फिर अब तेज़ है और उस समय कम थी। लेकिन जो नियम है वो पहले भी वही था। इसलिए उन्होंने कहा कि भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, मतलब जैसे भूतकाल में था वैसा वर्तमान में है। तो भूतकाल की कुंजी क्या है, वर्तमान है।
तो अपन अगर हिस्ट्री जानना चाहे तो वर्तमान को ही देख लीजिए, क्योंकि वर्तमान में जैसा घटित होता था वो पुराने टाइम में भी घटित होता था। उनका कहने का मतलब यही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है देखिए 33 सागर हैं जो कब अस्तित्व में आया, पैलियोजोइक युग में, परमो कार्बोनी हिमनद कब, पूराजीवी महाकल्प के समय, अरावली प्री कैम्बियन के समय, पैलियोजोइक सिलुरियन युग, मेसोजोइक जुरासिक युग, प्री कैम्बियन चर्नियन युग, सिनोजोइक ओलिगोसिन युग। तो ये सारे युग थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में संक्रमण क्षेत्र, पृथ्वी के अंदर प्रावार परत 400 से 700 किमी की गहराई पर पाया जाता है, उसे मैग्मा उछाल कहते हैं। वहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है, मैग्मा का उछाल होता है। नेक्स्ट है आर्थर होम्स। देखिए आर्थर होम्स बहुत ही अच्छी परिकल्पना दी है इन्होंने पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटा, क्रस्ट और सब स्ट्रेटम। क्रस्ट के अंदर संपूर्ण सियाल एवं सीमा का ऊपरी भाग आता है, और सब स्ट्रेटम मतलब अंतरतम भाग जो सीमा का निचला भाग है, संपूर्ण निपे। एक तो सीमा का निचला भाग और संपूर्ण निपे, ये सब स्ट्रेटम आता है। और क्रस्ट में क्या आता है, संपूर्ण सियाल एवं सीमा का ऊपरी भाग आता है। तो यही था। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।